हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेकंड मे का तेजी न्यूज। बाड़गी डैम क्रूज हादसे में 9 की मौत, दूसरा वायरल वीडियो आया सामने, लापरवाही का सच भी पता चला। तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बंगाल काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों पर लगी मोहर। संदीप पाठक पर एफआईआर से सियासत गर्म, बीजेपी बोली राजनीतिक बदले की कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सख्त रुख, न्यूक्लियर हथियार नहीं लेने देंगे, टकराव के संकेत भी दिए। बाड़गी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे से कई वीडियो सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी घटना की भयावह सच्चाई उजागर कर दी है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब क्रूज के अंदर तेजी से पानी भरने लगा और हालात बेकाबू होने लगे, तभी यात्रियों को लाइफ जैकेट बांटी गई। इस दौरान पूरे क्रूज में अफरा तफरी मच गए, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक बेहद भावुक दृश्य में एक माँ अपने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाकर बचाने की कोशिश करती हुई दिखी। बाद में माँ बेटे दोनों उसी जैकेट के साथ मृत मिले। ये तस्वीर हादसे की सबसे दर्दनाक पहचान बन गई। हम क्या कह सकते हैं, और मांग करके भी होगा क्या? हमारे जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना, हमारा परिवार बिखर गया। ये बहुत दुखद है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई, दुख हुआ है मुझे। मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया एकदम से। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, वो सारे ख़त्म हो गए इस हादसे में। बता लापरवाही से ही हुई हैं, क्योंकि जब उसमें बता रहे थे कि लोग मना कर रहे थे कि आगे मत जाइए इस सब चीज़ों में, वो फिर भी उस चीज़ को आगे ले गए क्रूज़ को, और वो जाके वहाँ पे तूफ़ान में फंसा। और काफ़ी पुराना क्रूज़ था वो, इस वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। दूसरे वीडियो में हादसे से कुछ मिनट पहले का सीन दिखता है, जहां यात्री मौसम का आनंद ले रहे थे। हालांकि तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक क्रूज के अंदर हालात बेहद मुश्किल थे। टूटे ढांचे और लोहे की छड़ों के बीच सर्च ऑपरेशन चलाना जोखिम भरा था। यहाँ तक कि एक ड्राइवर भी अंदर फंस गया, जिसे बाद में सुरक्षित निकाला गया। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 28 लोगों को बचाया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स समेत कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। जांच में सामने आया है कि शुरुआती समय में यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई, जिससे लापरवाही के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हादसा अब सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब पॉलिटिक्स में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 2 अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक इन मामलों में करप्शन और वुमेन हैरासमेंट जैसी गंभीर और नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई हैं। संदीप पाठक उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्हें 2022 के पंजाब चुनाव में आपकी बड़ी जीत का अहम रणनीतिकार माना जाता है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई पंजाब विधानसभा में आप सरकार द्वारा ट्रस्ट वोट जीतने के एक दिन बाद सामने आई है। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पाठक ने कहा कि उन्हें किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है और इसे उन्होंने पॉलिटिकल रिवेंज बताया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई सरकार के डर को दिखाती है। वहीं बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की राजनीति करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी बदलते ही पाठक के खिलाफ केस दर्ज होना राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। इस पूरे मामले से पंजाब की राजनीति और ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। भारत सरकार ने सिटीजन्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के तहत फोन पर फ्लैश मैसेज, लाउड सायरन साउंड और वाइब्रेशन के साथ अलर्ट आता है, इवन अगर आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। शनिवार दोपहर अप्रॉक्स 11:42 AM इसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें दिल्ली NCR समेत करोड़ों लोगों के फोन पर अलर्ट मैसेज आया। ये मैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में था और कुछ जगहों पर लोकल लैंग्वेज में भी भेजा गया। ये टेस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डॉट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा की गई है, जो सचेत प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। इसका मकसद इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या फायर के दौरान लोगों तक तुरंत वार्निंग पहुंचाना है। सरकार ने साफ किया है कि ये सिर्फ टेस्ट मैसेज है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग के दौरान ये अलर्ट बार बार भी आ सकता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये वीक नेटवर्क्स में भी काम करेगा और बिना इंटरनेट के भी अलर्ट डिलीवर कर सकता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में ये बिना रिचार्ज वाले फोन्स पर भी काम कर सकेगा, क्योंकि ये एरिया बेस्ड ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीट्स के लिए 4 मई को होने वाली काउंटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती को मंजूरी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है और इस मामले में किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने ईसीआई के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया है कि सर्कुलर को पूरी तरह लागू किया जाएगा। सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपना रुख थोड़ा नरम किया और मांग रखी कि हर टेबल पर कम से कम एक राज्य सरकार का कर्मचारी भी हो।
टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईसी की मंशा पर सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। दरअसल 30 अप्रैल के सर्कुलर में हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्रीय या पीएसयू कर्मचारी रखने का निर्देश दिया गया था, जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम के कुल 15 बूथों पर शनिवार सुबह 7 बजे से रीपोलिंग हुई। डायमंड हार्बर के फाल्ता इलाके में स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि वोट डालने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मगरहाट पश्चिम के बूथ नंबर 127 पर उनके कैंप में तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, जबकि कैंप चुनाव आयोग के नियमों के तहत तय सीमा से बाहर लगाया गया था। टीएमसी उम्मीदवार शमीम अहमद ने इस घटना के अस्वीकार्य बताया है। तनाव के बीच दोनों इलाकों में दोपहर तक 55% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वे किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक बड़े न्यूक्लियर खतरे से बचाया है और इसी वजह से जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के हालिया प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, क्योंकि उनमें परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत से पहले एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, जबकि ईरान की मांग है कि पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला जाए। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच फिर टकराव हो सकता है। उनका आरोप है कि अमेरिका समझौते का पालन नहीं करता और उसके कदम सिर्फ ग्लोबल नैरेटिव को ध्यान में रखकर होते हैं। वहीं तेहरान की राजनीति में भी हलचल तेज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर खलीफाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हटाने की तैयारी में। उन पर आरोप है कि वे सरकार के बजाय IRGC के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान संबंधों के साथ साथ ईरान की आंतरिक राजनीति में भी अस्थिरता बढ़ रही है। मेट गाला 2026 को लेकर इस बार जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और इसकी एक बड़ी वजह है करण जौहर का डेब्यू। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश फिल्म मेकर्स में गिने जाने वाले करण जौहर इस साल पहली बार इस ग्लोबल फैशन स्टेज पर कदम रखने जा रहे हैं, जिससे इंडियन फिल्म और फैशन इंडस्ट्री का इंटरनेशनल कनेक्शन और मजबूत होता दिख रहा है। इस खबर की पुष्टि मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस बार वे करण जौहर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और रेड कारपेट पर कुछ खास देखने को मिलेगा। उनके इस बयान के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज लेजेंड सत्यजीत रे की बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म पथिर पंचाली बनाते वक्त भारी फाइनेंशियल स्ट्रगल झेला। शूटिंग के दौरान पैसे खत्म हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार की मदद से फिल्म पूरी हुई और ये फिल्म वर्ल्ड सिनेमा की क्लासिक बन गई। दिलचस्प बात यह है कि रे ने कभी भी फिल्म स्कूल में पढ़ाई नहीं की। उन्होंने फिल्में देखकर, किताबों से सीखकर और खुद प्रयोग करते हुए फिल्म मेकिंग सीखी। बाइसिकल थीव्स जैसी फिल्मों और जिन रॉनर से मुलाकात ने उन्हें रियलिस्टिक सिनेमा बनाने की प्रेरणा दी। इन्हीं संघर्ष और आत्मसीख के दम पर सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्मकारों में शामिल हुए। आज बुक की बात करें तो द वुमन आप पढ़ सकते हैं। क्रिस्टन हैना का एक चर्चित ऐतिहासिक उपन्यास है जो वियतनाम युद्ध के दौरान महिलाओं, खासकर नर्सों की अनकही कहानियों को सामने लाता है। कहानी के मुख्य पात्र फ्रैंकी मैग्रा हैं, जो एक युवा नर्स के रूप में वियतनाम जाती हैं। वहाँ वह युद्ध की भयावहता, टूटते रिश्ते और मानसिक आघात का सामना करती हैं, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब वह घर लौटती हैं और समाज उसकी कुर्बानी को पहचानने से इनकार कर देता है। ये किताब युद्ध, पहचान, दोस्ती और साहस की गहरी कहानी है, जो दिखाती है कि महिलाओं का योगदान इतिहास में अक्सर नज़रअंदाज किया गया। अगर आपको इमोशनल और रियलिस्टिक स्टोरीज पसंद हैं तो ये एक दमदार रीड है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।